नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी में इंग्लिश की क्लास में। तो फर्स्ट पार्ट हमारी पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं और तीसरी वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था प्रेपोजिशन का। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल को लेके कि कौन से ऐसे रूल्स होते हैं, कहाँ पे हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन का कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आपने थर्ड पार्ट नहीं देखा है, मतलब प्रेपोजिशन की अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो समझ में आ जाएगा तो उसके आगे यहाँ पे समझने के लिए आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं हमारे फर्स्ट रूल के साथ, मतलब फर्स्ट प्रेपोजिशन के साथ, कौन सी प्रेपोजिशन हमारी कहाँ पे यूज़ होगी। तो दोस्तों आ जाते हैं फर्स्ट रूल के ऊपर, जो कि हमारा प्रेपोजिशन का फर्स्ट रूल है कि कहाँ पे हम ये वाली प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, एट, इन और ऑन। हमारे पास 3 प्रेपोजिशन आती हैं, एट, इन और ऑन। 2 तरीके से यूज़ होता है इनका, प्लेस के लिए, टाइम के लिए, मतलब किसी जगह के लिए इनका यूज़ होगा, टाइम के लिए यूज़ होगा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेस के लिए कहाँ पे इनका यूज़ होता है, एट का कहाँ पे यूज़ होता है, इन का कहाँ पे यूज़ होता है, ऑन का। सबसे पहले अगर दोस्तों एट की बात करें तो एट का यूज़ होता है आपका स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया इन द सेंस कि अगर किसी सिटी की बात करें, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा एट का। अगर इन की बात करें दोस्तों तो इन का यूज होगा आपका बिगर प्लेसेस के लिए। बिगर प्लेसेस, अगर बिगर प्लेसेस की बात करें, जैसे हम बोलें कि हम एचपी की ही बात करते हैं, अगर एचपी है, एचपी एक बिगर प्लेस है, तो इसके बीच इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। अगर दोस्तों बात करें ऑन की, तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है अपर सरफेस के लिए। अपर सरफेस के लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा कि मतलब कोई चीज होगी किसी सरफेस के ऊपर रखी होगी। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल दूं कि हमारे सामने कोई बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ बुक ऑन दी टेबल, मतलब बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा वहां पे। तो दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम टाइम के लिए। तो एट प्रेपोजिशन का यूज होता है जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। एग्जैक्ट टाइम जब हमें दिया होगा, जैसे मैं बोलूँ 9 o'clock, 6 o'clock, मतलब जितना भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया है तब वहां पे हम यूज करते हैं एट प्रेपोजिशन का। अगर इन की बात करें तो इन प्रेपोजिशन का यूज होता है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड इन द सेंस कि मैं बोलूँ 2 hours, 2 hours की मतलब मैं पिछले 2 घंटों से काम कर रहा हूं, तो वो एक टाइम पीरियड आ गया। पिछले 2 घंटे जो है वो एक टाइम पीरियड है, और कभी भी आपका टाइम पीरियड का यूज होगा तो वहां पर आपका यूज होगा इन का। तो दोस्तों अगर इन की बात करें तो इन का यूज होता है एक टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड की बात करूं कि किसी मैंने मंथ का, मतलब कई मंथ का नाम ले लिया किसी का, कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक कार खरीद रहा हूं फरवरी मंथ में, तो वो होगा हमारे पास एक टाइम पीरियड। मतलब फरवरी मंथ की बात करें तो फरवरी मंथ में वो कभी भी खरीद सकता हूं, वो एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के लिए आपको यूज होगा इन प्रेपोजिशन का। ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है हमारा टाइम के लिए, डेज एंड डेट्स के लिए। डेज एंड डेट्स के लिए, तो मतलब कभी भी डेज और डेट की बात होगी किसी भी सेंटेंस में, अगर प्रेपोजिशन का यूज करना होगा वहां पे तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे मैं बोलूं वी हैव अ टेस्ट शेड्यूल ऑन मंडे, ऑन मंडे की बात करी तो वो हमारे डेज का नाम आ गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, जो भी हमारे पास मतलब जितने भी डेज आते हैं उन डेज के लिए यूज होता है आपका ऑन प्रेपोजिशन का। अगर डेट्स की बात करें, जैसे मैं बोलूं कि पहले हमने एग्जांपल दिया कि मैं फरवरी मंथ में एक कार खरीद रहा हूं, मैं बोलूं कि मैं 16 को कार खरीद रहा हूं, तो मैं वहां पे हमारा होगा आई शैल बाय अ कार ऑन 16th of फरवरी। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जो भी हमने पढ़ा एट, इन और ऑन का यूज कहां पे होगा, प्लेस के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले एग्जांपल पे चलते हैं, आई विल मीट हिम डैश 7 o'clock। अब हमने पढ़ा था कि कभी भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तब वहां पे हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तब हम वहां पे यूज करते हैं एट प्रेपोजिशन का। दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा पहले जो भी एक्सप्लेन करा है, तो खुद ही इनको करने की कोशिश करना पहले, उसके बाद आप जो मैं आंसर बताऊंगा उनसे मैच करके देखना कि कितना समझ में आ रहा है और कितना हमने मतलब पढ़ा पहले, जो चीजें आपके दिमाग में आ गई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे एग्जांपल के बारे में, आई शैल बाय अ कार डैश मार्च। अब मैंने बोला कि कभी भी हमारे पास टाइम पीरियड की बात होगी, अब मार्च मंथ की बात करी, जो मैंने एग्जांपल बोला था पहले उसमें फरवरी बोला था, तो एक मंथ की बात करी थी, एक टाइम पीरियड की बात करी थी। तो कभी भी टाइम पीरियड की बात होगी तो वहां पे आपका हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। आते हैं थर्ड एग्जांपल के ऊपर। तो थर्ड एग्जांपल में लिखा है वी हैव अ टेस्ट शेड्यूल डैश मंडे। तो हमने कभी भी टाइम की बात करी तो टाइम में हमारे पास कभी भी एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तब हमने ऐड का यूज करना है, अगर टाइम पीरियड दिया होगा तब इनका यूज करना है, और हमारे पास अगर डेट और डेज की बात करी होगी तब हम वहां पे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।
ये था सारा का सारा हमारा टाइम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग। तो प्लेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं दिस पेन इज डैश द टेबल, अब मैंने बोला अगर पेन की बात करी तो अगर अपर सरफेस की बात होगी तो अपर सरफेस में हमारा हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहां भी ऑन का यूज करा, यहां भी ऑन का यूज करा। ऑन का यूज दो तरीके से हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग। अगर टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो डेट और डेज के लिए, और प्लेस के अकॉर्डिंग होगा तो अपर सरफेस के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। पहले डिस्कस कर लेते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, शी लिव डैश करोल बाग डैश दिल्ली। बोलने का मतलब यह है कि वो करोल बाग में रहती है और करोल बाग है दिल्ली में। अब मैंने बोला कि कभी भी हमारे पास अगर कोई बड़ा एरिया की बात करेंगे, बड़े प्लेसेस की बात करेंगे, तब हमारा वहां पे यूज होता है हमेशा इन का। अगर छोटे एरिया की बात करेंगे, स्मॉल प्लेसेस की बात करेंगे या किसी सिटी की बात करते हैं, तब हमारे पास आता है हमेशा एट प्रेपोजिशन का। तो हमारे पास एग्जांपल में आएगा शी लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। तो हमारे पास सिक्स्थ एग्जांपल था। तो दोस्तों आ जाते हैं अब फिफ्थ एग्जांपल के ऊपर। फिफ्थ एग्जांपल में एक रूल चलेगा, इसके ऊपर स्टार मार्क देके इंपॉर्टेंट लिखने लगा यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है ये कि कभी भी देखो बड़े एरियाज की बात करी तो बड़े एरियाज में हमारे पास हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी एक बड़ा एरिया है, इंडिया भी एक बड़ा एरिया है। तो अगर बात करें तो यहां पे आपका होगा आई लिव इन दिल्ली, यहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और आगे आएगा आपका इंडिया। बोलने का मतलब ये है कि कभी भी आपके दो अगर बिगर प्लेसेस एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाएं तो पहले के साथ तो हम इन का यूज करेंगे, दूसरे के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, क्योंकि ये यूज होता है बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम कि किसी चीज के साथ पोजीशन को शो करना है, बिलोंगिंगनेस को शो करना है। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करी तो दिल्ली है कहाँ पे, इंडिया में ही है ना। तो इसके साथ जो होगा इंडिया की बिलोंगिंगनेस शो करी, दिल्ली के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आ जाते हैं सेकंड रूल के ऊपर, जो कि हमारा प्रेपोजिशन का सेकंड रूल है। और सेकंड रूल में हमने लिखा है, एक हमने फंक्शन ऑफ एजेंसी पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। फंक्शन ऑफ एजेंसी का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है, किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है वो। अब यहाँ पे एजेंसी आपकी मैंने बोला था कि दो तरीके की हो सकती है, लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, लेकिन उसके पहले वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरीके से हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल वो चीजें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, अगर हम मतलब इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो बोलने का मतलब ये होता है कि जिन चीजों के साथ काउंट करने के लिए हम यूनिट ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, ये सारी की सारी चीजें आपकी अनकाउंटेबल में आती हैं। और जो जिन चीजों को हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, जैसे अगर मैंगो की बात करें 1 मैंगो, 2 मैंगो, तो इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास काउंटेबल में आती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काउंटेबल की। तो काउंटेबल हमारे पास दो तरीके से आएंगी, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी कि कभी भी लिविंग थिंग की बात होगी तो उसके साथ हमने वाई का यूज करा था, नॉन लिविंग के साथ हमने विद का यूज करा था। अब दोस्तों बात करते हैं अनकाउंटेबल की। तो अनकाउंटेबल थिंग्स आपकी जो भी होंगी उनके साथ हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। देखो इन प्रेपोजिशन के हमने 2-3 रूल पढ़ लिए पहले, कहां पे इनका यूज होगा। एक और रूल आ गया इन प्रेपोजिशन का कि जो भी आपकी अनकाउंटेबल चीजें होंगी इनके साथ हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल बोलूं, अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे कि जो हमारे पास एग्जांपल है, ही रोट अ लेटर डैश ब्लड। अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला कि जिस चीज को हमने काउंट करने के लिए यूनिट्स का यूज करा, यूनिट ऑफ काउंटिंग का यूज करा, तब उसके साथ हम हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहां पे होगा ही रोट अ लेटर इन ब्लड। अब आपके पास पेपर में 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया होगा विद, दूसरा ऑप्शन दिया होगा आपको इन, तीसरा ऑप्शन दिया होगा आपको बाय, चौथे ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज दिया होगा। तो मतलब ये चीजें जो भी हैं आपकी, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है और इस रूल को भी समझ लेना है कि कभी भी अनकाउंटेबल की बात होगी तो अनकाउंटेबल के साथ इन का यूज होगा, ना कि अब सेंस की बात करें तो सेंस में तो आपको विद सही लग रहा होगा, यहाँ पे बाय भी सही लग रहा होगा, और इन आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन का यूज होगा यहाँ पे। लेकिन इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि हम सेंस नहीं देखते हैं, यहाँ पे जो रूल चलेगा वो रूल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूज होगा इन का। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो हमारा प्रेपोजिशन का नेक्स्ट रूल है। और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, हमारे पास दो प्रेपोजिशन आती हैं, कहां पे इनका यूज होगा। अगर पहला यूज बोलें,
अगर हमारे पास कहीं भी फिजिकल चेंज हो रहा होगा किसी सेंटेंस में, फिजिकल चेंज इन द सेंस कि कोई चीज है, किसी का आकार है, वो आकार बदल रहा है, उसकी शेप बदल रही है, तब वहां पे हम यूज करते हैं मेड ऑफ का। और मेड फ्रॉम का यूज करेंगे जहां पे हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज इन द सेंस कि उसका आकार, उसकी शेप तो वही रहेगी, लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंज होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल फिजिकल चेंज में अगर मैं बोलूं, पहले मैं प्लास्टिक ले लेता हूं एक, ठीक है। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, अगर हमारे पास एक रॉ मटेरियल के टाइप में प्लास्टिक आ गया, तो हम प्लास्टिक से चेयर बना सकते हैं। अगर प्लास्टिक से चेयर बन गई तो ये प्लास्टिक पहले हमारे पास किसी और शेप में था, अब किसी और शेप में आ गया, चेयर में बन गया, तब यहां पे यूज करेंगे हम मेड ऑफ का। सिंपल सी बात है कि कहीं भी आपका अगर शेप में चेंज होगा तो वहां पे हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। और यहां पे हम मेड फ्रॉम की बात करते हैं, तो मेड फ्रॉम का यूज होता है केमिकल चेंज में। और केमिकल चेंज इन द सेंस कि देखो, अब चाय बनाते हैं ना घर में सभी, अगर चाय की बात करें, सबसे पहले पानी लेते हैं, पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं। केमिकल चेंज वो होता है कि उससे हम दोबारा से उन चीजों को अलग नहीं कर सकते। अब देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस ये है कि फिजिकल चेंज यहां पे आ गया आपका, प्लास्टिक की बात करी, अब चेयर बन गई, रहेगी तो वो प्लास्टिक ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ा ना होगा। अगर यहाँ पे हमने केमिकल चेंज की बात करी, तो दूध था हमारे पास, पानी था, चाय पत्ती थी, चीनी थी, अब उसकी चाय बन गई, मतलब वो चीजें लग गई, वो चीजें बन गई, हमारी अलग चीज बन गई कोई। अब अगर हम उन चीजों को अलग नहीं कर सकते, तब हम उस चीज का यूज करते हैं वहां पे मेड फ्रॉम का। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फर्नीचर इज मेड डैश वुड। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास, तो दोस्तों दो एग्जाम्पल थे हमारे पास। पहले एग्जाम्पल के बारे में हमने लिखा फर्नीचर इज मेड डैश वुड, और दूसरे में बात करते हैं द टी इज प्रिपेयर्ड डैश मिल्क शुगर वाटर। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्नीचर की बात करते हैं। देखो, अगर फर्नीचर है, फर्नीचर बना है आपका लकड़ी से, अब मान लो कि चेयर बन गई, टेबल बन गया, तो वो रहेगी तो लकड़ी ही, कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा वहां पे। अगर वो चीज चेंज नहीं होगी वहां पे, तो वहां पे हम यूज करते हैं फिजिकल चेंज के लिए किस चीज का, मेड ऑफ का। तो यहां पे आएगा हमारे पास फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। अगर दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा हमारे पास आता है द टी इज प्रिपेयर्ड डैश मिल्क शुगर और वाटर। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी हमारे पास केमिकल चेंज की बात होगी, तो केमिकल चेंज में हम यूज करेंगे मेड फ्रॉम का। अब प्रिपेयर्ड और मेड दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे हम इसको देख के मतलब घबरा नहीं जाना है कि हाँ वहां पे तो हमने मेड ऑफ और मेड फ्रॉम पढ़ा था। प्रिपेयर का मतलब भी मेड ही होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का। तो दोस्तों आ जाते हैं एक नई प्रेपोजिशन के ऊपर, और यहाँ पे हमने इन का यूज पहले भी पढ़ लिया था। वहां पे हमने पढ़ा था कि कभी टाइम पीरियड की बात होगी तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे यूज करते हैं इन का, कि कहाँ पे यूज होगा, इनटू का कहाँ पे यूज होगा। जब कोई चीज पहले से ही किसी रूम के अंदर है, अगर मैं बात करूं एक क्लासरूम की, तो क्लासरूम में जो मतलब वहां पे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो सारे के सारे पहले से ही रूम के अंदर होंगे और वो अंदर ही मूव कर रहे हैं, तब वहां पे आपका यूज होता है इन का। अगर मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट बाहर से अंदर आ रहा है, तब वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा ये। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल द बॉय जंप्ड द वेल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास वी आर डैश द क्लास। देखो, पहले एग्जाम्पल में बोला द बॉय जंप्ड डैश वेल, मतलब एक लड़का है उसने जंप करा वेल में, तब वहां पे आपका इन का यूज होगा या इनटू का यूज होगा। यहां से क्लियर होता है। देखो, पहले अब मूव कर रहा है ना, वो जंप कर रहा है तो मतलब मूव कर रहा होगा। अगर मूव करेगा वो, तो वहां पे किस चीज का यूज बताया था, मूव्स एंड गेट्स इन, की मतलब पहले मूव करेगा उसके बाद अंदर जाएगा, तब यहां पे हमारा यूज होता है इनटू का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, मतलब अपनी बात करी, वी आर डैश द क्लास, अब इनटू द क्लास तो नहीं होगा, इनटू क्लास नहीं होगा यहाँ पे होगा आपका वी आर इन द क्लास, की मतलब हम पहले से ही क्लास में और क्लास में हम मूव कर रहे हैं। अब दोस्तों कभी भी एक चीज याद रखना कि कभी भी किसी सेंटेंस में एंटर का यूज होगा, तो एंटर के साथ कभी भी आप इन या फिर इनटू का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इन और इनटू का मतलब भी एंटर ही होता है। तो ये चीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्टार मार्क देखे कि एंटर के साथ आप कभी इन और इनटू का यूज नहीं करते हो। तो दोस्तों आ जाते हैं नई प्रेपोजिशन के ऊपर। यहाँ पे है हमारे पास अपॉन और ऑन।
ऑन का हमने पहले भी पढ़ लिया कि ऑन का यूज होता है हमारा कभी भी अपर सरफेस की बात होगी। जैसे मैं बोलूं दिस पेन इज ऑन टेबल, कि ये पेन जो है वो टेबल के ऊपर है। अब अपॉन की बात करते हैं। अपॉन का मतलब होता है, जैसे हमने इनटू का यूज पढ़ा वैसे ही अपॉन का मतलब होता है कि अपर सरफेस के लिए तो बोलेगा, लेकिन कोई चीज मूव करके अगर अपर सरफेस के ऊपर जाएगी तब हम यूज करते हैं वहां पे अपॉन का। फॉर एग्जांपल ऑन का एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, अपॉन का एग्जांपल दे देता हूं एक, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। आई होप दोस्तों अपॉन और ऑन आपको समझ में आ गया होगा, कहां पे हम अपॉन का यूज करते हैं, कहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं नई प्रेपोजिशन के साथ, सिंस, फ्रॉम, फॉर और ड्यूरिंग। कहां पे हम यूज करते हैं सिंस का, कहां पे यूज करते हैं फ्रॉम का, कहां पे यूज करते हैं फॉर का, कहां पे यूज करेंगे हम ड्यूरिंग का। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल यहां पे लिखे दिख रहे होंगे। देखो कभी भी अगर हमारे पास इम्परफेक्ट टाइम दिया होगा, इम्परफेक्ट टाइम दिया होगा, इम्परफेक्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं हमेशा फॉर का। अब देखो उसने बोला ही वर्क्स डैश टू आवर। अब देखो यहां पे बोला उसने कि वो 2 घंटे काम करता है, लेकिन पता नहीं कि कौन से 2 घंटे काम करता है। वो सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे भी हो सकते हैं, दोपहर के 2 घंटे भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास इम्परफेक्ट टाइम दिया है तब हम उसके साथ हमेशा यूज करते हैं फॉर का। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ही वर्क्स फॉर 2 आवर। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, ही क्राइड डैश द होल नाइट। देखो हमने टाइम पीरियड के लिए बोला कि टाइम पीरियड जब 2 आवर दिए, 3 आवर दिए, तब हम यूज करते हैं वहां पे फॉर का। अगर हम बात करें ही क्राइड डैश द होल नाइट, मतलब उस टाइम पीरियड में जो चीज हुई होगी, उस टाइम पीरियड में, देखो होल नाइट बोला ना, एक टाइम पीरियड दे दिया यहां पे हमें, इस टाइम पीरियड में कोई चीज हैपनिंग हो रही है, क्या कर रहा है वो, क्राइड, ठीक है, रो रहा है वो, तब हम वहां पे यूज करते हैं ड्यूरिंग का। तो दोस्तों आ जाते हैं तीसरे एग्जांपल के ऊपर। तो तीसरे एग्जांपल में लिखा ही वर्क्स आउट डैश 7 AM to 10 PM। अब देखो अब कितने घंटे काम कर रहा है वो। अब देखो यहां पे बात करी उसने कि 7 AM to 10 PM, मतलब 15 घंटे काम कर रहा है वो। अगर 15 घंटे वो काम करेगा तो हमारे पास एक परफेक्ट टाइम दिया है। कभी भी परफेक्ट टाइम की बात होगी तो परफेक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम का, परफेक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं हम फ्रॉम का। अगर चौथे एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो चौथा एग्जांपल हमारे पास आता है ही इज माय फ्रेंड डैश चाइल्डहुड। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंस का यूज होगा जब हमारे पास फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात होगी। सबसे पहली बात पार्ट ऑफ डे के बारे में बात होगी, पार्ट ऑफ डे के बारे में बात होगी, तब भी हमारा यूज होता है सिंस का। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंस फॉर ड्यूरिंग और फ्रॉम, इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के ऊपर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारे पास आती है टिल और एक आती है बाय। अब बाय का हमने यूज पहले भी पढ़ लिया था कि कभी भी हमारा यूज होगा लिविंग थिंग का, मतलब किसी एजेंसी की बात करेंगे तो उस एजेंसी के साथ हम बाय का यूज करते थे। एक यूज ये है कि टिल और बाय। देखो टिल का यूज होता है आपका आफ्टर द मेंशन टाइम, आफ्टर द मेंशन टाइम, कि मतलब हमारे पास पहले से कोई टाइम दिया है कि हम उस टाइम में कोई काम करेंगे और उस टाइम के बाद में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारा यूज होता है टिल का। अगर बाय की बात करें तो बाय का मतलब होता है बिफोर द मेंशन टाइम, की मतलब, तो दोस्तों हमने जैसे बोला कि अगर आफ्टर द मेंशन टाइम बोला होगा कि हमें जो टाइम मेंशन किया गया है उसके बाद में कोई काम होता है। जैसे मैं बोलूं कि आई विल मीट यू टिल 7 AM या 7 PM, जो भी एक एग्जांपल दे दिया, तो उसका मतलब होगा कि मैं तुमसे 7 बजे के बाद मिलूंगा। टिल 7 PM बोल दिया मतलब 7 बजे से बाद मिलूंगा। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं, इसी एग्जांपल में फिट करते हैं इसको कि आई विल मीट यू बाय द 7 PM, की मतलब हम आपसे 7 बजे से पहले, 7 बजे से पहले मिल जाएंगे। दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारे पास आती है एट और टुवर्ड की। तो देखो सबसे पहले हम ऐड का यूज बताएंगे। ऐड का यूज करते हैं हम जहां हमारे पास कोई एम होगा, कोई पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट मेंशन करा होगा, कोई एक एम मेंशन करा होगा, तब हम यूज करते हैं ऐड का। और टुवर्ड्स का यूज होता है आपका मूविंग इन द डायरेक्शन, मूविंग इन द डायरेक्शन, की मतलब हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हम वहां पे यूज करेंगे टुवर्ड्स का। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं बोलूं आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब एक पॉइंट है, एक एम है वहां पे कि मैं एक दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं, कि वहां पे दरवाजा है और दरवाजे पे खड़ा हूं मैं। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, आई एम मूविंग टुवर्ड द डोर, मतलब मैं जो दरवाजा है उसकी तरफ मूव कर रहा हूं। मैंने बोला मूविंग द डायरेक्शन, कि अगर मैं किसी की तरफ मूव कर रहा हूं तब हम यूज करेंगे वहां पे टुवर्ड्स का। ऐड का यूज करते हैं हम कि जहां पे हमारे पास कोई एम दिया होगा, कोई पॉइंट दिया होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स।
अब बिसाइड की बात करते हैं। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट बैठे होंगे किसी क्लास में, अगर कोई हमारे साथ बैठा है, मतलब एकदम साथ में बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अगर बिसाइड्स की बात करेंगे तो जब इसके साथ एस लग गया तो इसका मतलब पूरा मतलब चेंज हो गया। अब यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं फुटबॉल खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं, तो वो इन एडिशन टू हो गया। अगर किसी चीज को हम ऐड कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तब हम यूज करते हैं उस चीज का वहां पे बिसाइड्स का। दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास दो आते हैं। पहले एग्जांपल में बोला बिसाइड्स टीचिंग आई कैन आल्सो प्ले फुटबॉल। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसको कि अगर बिसाइड्स का यूज हुआ, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, और इन एडिशन मतलब मैं टीचिंग के साथ साथ मैं फुटबॉल भी खेलता हूं। अगर मैं बात करूं बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। अगर कोई हमारे एकदम साथ में बैठा होगा, तो यहां पे बोला ही इज सिटिंग बिसाइड मी की मतलब वो मेरे एकदम साथ में बैठा है। अब यहां पे आप बिसाइड की जगह नेक्स्ट टू भी हो सकता है, यहां पे नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हैं बिसाइड की जगह पे, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब खुद में ही नेक्स्ट टू होता है। अगर यहां पे आपको एक एरर भी बन सकता है कि पेपर में पूछ लेगा ही इज सिटिंग बिसाइड टू मी, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि बिसाइड का मतलब मैंने पहले बोला कि अपने आप में नेक्स्ट टू है, तो यहाँ पे ये वाला टू नहीं आना था। तो ऐसे आपको पेपर में एरर पूछ सकता है, यही सिंपल वाले एरर आते हैं पेपर में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसमें हमने डिस्कस करा कि कुछ हमारे पास ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं कि जहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कहाँ पे करेंगे। और पहले पार्ट में जो हमारा प्रेपोजिशन का पहला पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस की कितने टाइप की होती हैं, कितने फंक्शन होते हैं। अब जो तीसरा पार्ट होगा उसमें भी हम कुछ प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं हमारे प्रेपोजिशन के, कि कहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।